नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अभिव्यक्ति में। एक छोटा सा निवेदन। कुछ लोग हिंदी भाषा को सरल समझकर इसके व्याकरण पर विशेष ध्यान नहीं देते, जिससे भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में पीछे रह जाना पड़ता है। अतः हमने संपूर्ण हिंदी व्याकरण के एक एक बिंदु का अत्यंत सरल भाषा में वीडियो बनाने का प्रयास किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, जिससे आपको मिले हमारे वीडियो सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा और व्याकरण का एक संक्षिप्त परिचय। संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, मलयालम, फ्रेंच, चीनी, जर्मन आदि। लेकिन भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा के प्रकार कितने हैं, आइए जानते हैं। भाषा अभिव्यक्ति का ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। बालक जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वह संकेतों के माध्यम से अपनी बात को कहने का प्रयास करता है। फिर वह बोलकर अपने भाव प्रकट करना सीखता है। आगे वह विद्यालय जाता है तो वहाँ लिखना सीखता है। इस प्रकार भाषा के कुल 3 प्रकार होते हैं: सांकेतिक, मौखिक और लिखित। मनुष्य उक्त तीनों रूपों में अपने विचार प्रकट कर सकता है और करता रहा है, किंतु इससे भाषा का कोई निश्चित एवं शुद्ध स्वरूप स्थिर नहीं हो सकता। भाषा के शुद्ध और अस्थायी स्वरूप के लिए एक नियमबद्ध योजना की आवश्यकता होती है। उसी नियमबद्ध योजना को हम व्याकरण कहते हैं। अर्थात परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध स्वरूपों एवं शुद्ध प्रयोगों का संपूर्ण ज्ञान कराया जाता है। कोई भी मनुष्य शुद्ध भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना प्राप्त नहीं कर सकता। अतः भाषा और व्याकरण का घनिष्ठ संबंध है। वह भाषा में उच्चारण, शब्द प्रयोग, वाक्य गठन तथा अर्थों के प्रयोग के रूप को निश्चित करता है। व्याकरण के 4 अंग निर्धारित किए गए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इन्हें हम क्रमशः अगले वीडियो में विस्तार से समझेंगे। अभी भाषा और व्याकरण के कुछ बिंदु छूट रहे हैं, आइए उन्हें जान लेते हैं। उनमें से एक है बोली। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, अर्थात देश के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, जैसे भोजपुरी, ब्रज, अवधी आदि। किसी भी क्षेत्रीय बोली का लिखित रूप में स्थिर साहित्य वहाँ की भाषा कहलाता है। भाषा का लिखित रूप, जिसे लिपि कहते हैं, परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं किसी भी भाषा के लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। संसार में जितनी भी भाषाएं हैं उनकी अपनी लिपि है। जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू की फारसी और अंग्रेजी की रोमन है। वहीं हम साहित्य की बात करें तो ज्ञान राशि का संचित कोश ही साहित्य है। साहित्य ही किसी देश, जाति और वर्ग को जीवंत रखने का, उसके अतीत रूपों को दिखाने का एकमात्र साधन होता है। यह मानव की अनुभूति के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करता है और पाठकों एवं श्रोताओं के हृदय में एक अलौकिक आनंद की अनुभूति उत्पन्न करता है। यदि हम हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व हिंदी का क्रमशः धीरे धीरे विकास हुआ, जिसे हम क्रमशः 4 भागों में बांट सकते हैं: आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसमें आदिकाल को चारण काल, बीजवपन काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत युग और अपभ्रंश काल के नाम से भी जानते हैं। यह हिंदी भाषा के विकास का प्रारंभिक चरण था, जिसका विकास 1000 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1250 ईस्वी तक माना जाता है। हिंदी साहित्य का अगला कालखंड भक्ति काल या मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, जो 1250 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1650 ईस्वी तक हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयों तक ले गया है। यह काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल है। भक्ति काल के कवि मुख्यतः 2 काव्य धाराओं में विभाजित हैं, एक निर्गुण काव्य धारा, दूसरी सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के कवि 2 भागों में बटे थे। एक जो ज्ञान की आराधना करते थे, ज्ञानाश्रयी कहलाए, और जो प्रेम को सर्वोपरि मानते थे, वे प्रेमाश्रयी कहलाए। वहीं सगुण काव्य धारा भी 2 भागों में बटी थी। एक जो राम की पूजा करते थे, राम भक्ति शाखा के कहलाए, और जो कृष्ण की भक्ति करते थे, वे कृष्ण भक्ति शाखा कहलाए।
1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक का समय रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इसे उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। इस कालखंड के कवियों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: रीतबद्ध कवि, रीत सिद्ध कवि और रीत मुक्त कवि। रीतिबद्ध और रीत सिद्ध कवि राज दरबारों में रहकर कविता करते थे और राजाओं से पारितोषिक प्राप्त करते थे। वहीं कुछ कवि ऐसे भी थे जो अपनी सहज भावानुभूति से जन जागरण का कार्य किया करते थे। ऐसे कवियों को रीति मुक्त कवि कहा जाता है। इनमें घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा आदि कवियों का नाम प्रमुखता से आता है। हिंदी साहित्य का वर्तमान कालखंड आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है, जिसका विकास 1850 ईस्वी से हुआ है। हिंदी में काव्य रचना तो आदिकाल से ही चली आ रही थी, लेकिन गद्य में रचना नहीं होती थी। हिंदी में गद्य लिखने का प्रयास सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया और इसके लिए उन्होंने हिंदी की खड़ी बोली को अपने गद्य लेखन का साधन बनाया। भारतेंदु जी ने कविता को भी खड़ी बोली में लिखने का प्रचलन चलाया और अंततः हिंदी को एक दिशा देने में सफल रहे। आज यही खड़ी बोली विकसित होकर विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में एक है। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक कहते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में यह भी प्रश्न कि हिंदी गद्य का जनक किसे कहते हैं, तो हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आधुनिक युग के विभाजन की बात करें तो इसे 6 भागों में बांटा जा सकता है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद और स्वातंत्र्योत्तर युग। इसमें भारतेंदु युग का समय 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है। द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी तक, छायावादी युग 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक, प्रगतिवाद 1936 से 1942 तक, प्रयोगवाद 1942 से 1947 तक और स्वातंत्र्योत्तर काल 1947 ईस्वी से आज तक। स्वातंत्र्योत्तर युग से तात्पर्य है भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखा गया हिंदी साहित्य। यह हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है। हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। हिंदी भाषा और व्याकरण का संक्षिप्त परिचय मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।